वेलकम बैक टू TDS वंस अगेन। हम आज फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे हैं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेटेड टू फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और उससे रिलेटेड 6 फंड्स जो उसने हाल ही में विड्रॉ किए हैं और उनका इनफ्लो और आउटफ्लो बंद कर दिया है। तो आज हम जानेंगे वो फंड्स कौन कौन से हैं, उनमें कितना पैसा इन्वेस्टर्स का भी है और आपको इसमें क्या नुकसान है, कौन कौन है जिसको इसका नुकसान हुआ है और कैसे हम फ्यूचर में इन चीज़ों से बच सकते हैं। इन सभी बातें को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टे ट्यून विद अस और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ यूज़फुल है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल with the bell icon for future updates. Please stay tuned. चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कौन से वो 6 फंड हैं जिनको स्टॉप किया है। तो ये आपके सामने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से ही का जो नोटिस है जो उन्होंने जारी किया है वही नोटिस आपके सामने है, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, इंडिया डायनामिक एक्रूअल फंड एंड इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड, ये 6 फंड हैं जो अभी फ्रैंकलिन ने विड्रॉ की हैं मार्केट से और अब इसमें कोई इसी भी तरीके का विड्रॉल आफ्टर 23 अप्रैल 2020 एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब अगर हम इन फंड्स की बात करें कि ये फंड्स में कितनी वैल्यू है, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगभग जो वैल्यू है वो है 2737, यानी लगभग 2773 करोड़ रुपए अभी इसमें इन्वेस्टर्स के इन्वेस्ट हैं। ऐसे ही हम आगे बात करेंगे तो अगला फंड आता है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड सुपर फंड। ये अभी इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो रेगुलर फंड की कर रहे हैं और 10,964 करोड़ रुपए के करीब अभी एज ऑन टुडे इसमें हमें एज ऑन 24 अप्रैल हमें इसमें दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो फंड है इस कैटेगरी में नेक्स्ट फंड है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान ग्रोथ। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलर, अगेन द डेट इज सेम एंड टोटल अमाउंट इज 7093 crores in this category. Next fund is Franklin India Credit Risk Growth Fund. Again we are talking about regular and the size is 4433 crores. और इसी कैटेगरी का फ्रैंकलिन इंडिया डायमंड एक्रूअल फंड जिसकी फंड की वैल्यू है 3119 करोड़ ऑफ द रेगुलर वन। और लास्ट में आ जाता है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड विद द वैल्यू ऑफ 2505 करोड़। तो अगर हम इन सभी फंड्स को टोटल करेंगे विद देयर डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट फंड्स एज वेल, तो ये फंड लगभग निकल के आता है 41,000 to 48,900 crores, which do exist right now in these fund as per money control। जो भी हमने आपको रेफरेंस लिया है वो मनी कंट्रोल साइट से लिया है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि 48,900 करोड़ रुपीज स्टक ऑफ different categories of customer into these fund and now they are not able to withdraw। अब इसके पीछे हम रीजन जानते हैं ऐसा हुआ क्यों। तो जब हम इस बात को देखते हैं कि ऐसा होने के पीछे रीजन क्या था, तो अगर हम खुद कंपनी की माने या रिसर्च की माने तो उन्होंने कहा कि जो रिडेम्पशन प्रेशर है इन फंड से जो था वो रिडेम्पशन बहुत तेजी से हो रहा था, एक कारण तो ये था। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था और डेंजरस भी आप कह सकते हैं वो था बोरो एंड पे। सो कंपनी नीड टू बोरो द मनी टू पे द इन्वेस्टर्स विच इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। Here you can see
कि IL&FS के क्राइसिस के बाद, जैसे कि DHFL का क्राइसिस हुआ और येस बैंक का क्राइसिस हुआ, तो मार्केट में जो है ना लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और जितने भी ये लो ड्यूरेशन फंड्स थे जिन पे जो पैसा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही इन्वेस्ट होता था, उनके सामने ये प्रॉब्लम हो गई सामने। और उसके बाद कोविड-19 जैसी एक पेंडेमिक जो पूरा वर्ल्ड, जिससे एक वर्ल्ड इकोनॉमी हिट हुई है, ह्यूमन हेल्थ हिट हुई है, तो इसके कारण जो भी कंपनीज इन्वेस्ट करती थी, से फॉर एग्जांपल वो 2 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही थी। एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रही थी और उससे वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो 10% का रिटर्न देगी। वहीं पे वो दूसरी कंपनी बी थी जिसमें वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि 12% का रिटर्न देगी, और यहीं पे हम मान लेते हैं कि कोई सी कंपनी थी जिसमें वो 15% का रिटर्न मान रही थी। तो जहाँ पे आप एग्जांपल से ही समझ सकते हैं कि जब हम 3 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 10 इज लेसर रिस्की, 12 इज मोर रिस्की एंड 15 इज हायर साइड। तो हाई रिस्क हाई गेन का फॉर्मूला हमेशा किसी भी जगह पे काम करता है। तो कंपनी ने क्या किया कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया जो ज़्यादा रिस्क ले रही थी, टू पे द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर्स, and they are expecting higher rate of interest from the C category client। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो भी TDS द डिसेंट स्पेस के जितने भी हमारे साथ इन्वेस्टर्स हैं, you are not required to worry because none of our client, not even a single client is having investment in any of these 6 products। तो your money is totally secure and we have already shifted फ्यू क्लाइंट्स मनी, जो हमसे पहले खुद डायरेक्ट इन्वेस्ट किया करते थे और बाद में हमसे जुड़े, और उन्होंने इस कंपनी की रेटिंग्स को देखकर और पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर इसमें इन्वेस्ट किया था। उनके हमने पैसे लगभग 6 महीने पहले इससे निकाल चुके थे। तो यू ऑल शुड रिलैक्स हु हैव इन्वेस्टेड विद द टीम TDS, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सी कंपनी थी, इस पे ये कोविड का खतरा आ गया। अब प्रोडक्शन हो नहीं रही थी, या जो भी हमारा प्लान था जिस भी कंपनी में जहाँ पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट था, अब हम ये पैसा जो कमिटेड अमाउंट था उसमें हम रिटर्न नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जब हायर विड्रॉल हो गया तो कंपनी उस पैसे को वापस इन्वेस्टर को देने में नाकाम हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि पिछले 1 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन फंड से लगभग 30,000 करोड़ के करीब, सॉरी 10,000 करोड़ ऑलरेडी विड्रॉ हो चुका है। तो यानी जो बड़े इन्वेस्टर्स थे वो ऑलरेडी इससे मूव आउट होना शुरू हो गए और कंपनी को ऐसा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा। सो आप दे सकते हैं कि कंपनी ने खुद इस चीज को डिक्लेयर किया कि, और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर शब्दों में उन्होंने यहाँ पे मेंशन की कि ओनली वाइबल ऑप्शन टू प्रिजर्व वैल्यू फॉर द इन्वेस्टर एंड टू इनेबल एन ऑर्डरली एंड इक्विटेबल एग्जिट। यानी जो भी कस्टमर उनके साथ इन्वेस्टेंट हैं, सारे यूनिट होल्डर्स हैं, उन सब के फंड्स का ख्याल रखते हुए उन्हें इस सेक्शन को लेना पड़ा और उन्होंने इस फंड को विड्रॉ किया कि अब इसमें कोई भी हम नया फंड इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही विड्रॉ करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने आज इस चीज़ से क्या समझा कि जो क्रेडिट मार्केट है जहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो उस पर रिस्क है, उस रिस्क को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि रिस्क सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट में है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आगे इन्वेस्ट होता है, चाहे वो डेट मार्केट ही क्यों ना हो। हाँ, डेट मार्केट में हम किसी कमिटमेंट पे आगे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट भी तभी पूरा होता है जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन ना खड़ी हो। तो वो चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई और एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी इस चीज़ को फेस कर सकती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन एंड और करंट चॉइस ऑफ द कंपनीज। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप आज की डेट में नोकिया में पैसा लगाएंगे या ऐसी कोई कंपनी जो कि टीवी या वॉशिंग मशीन या फ्रिज या कार बनाती है,
तो विच इज़ नॉट द राइट डील, बिकॉज इस समय उनका जो प्लांट्स हैं वो डाउन है. बट या इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी हेल्थ कंपनी विच इज डीलिंग इन टू which the health condition and especially with the COVID-19 crisis, तो that could be the right decision of yours. तो हमने ये स्टडी बहुत पहले देखा था कि जो फ्रैंकलिन के रिटर्न्स हैं दे आर कमिटिंग वेरी हाई रिटर्न्स, बट द कंपनी दे आर डीलिंग विद आर नॉट इन कंफर्टेबल स्टेज, सो वी हैव विड्रॉल ऑल द मनी 6 months बैक. सो बिल्कुल मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रखना है, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि तब तक आप अपने पैसे को किसी गलत हाथों में ना दें जब तक कि आपको उस फंड की पूरी तरीके से जानकारी नहीं है. अदरवाइज़ आप भी कहीं ना कहीं इस 48,900 करोड़ रुपीज़ के भागीदार हो सकते हैं और आपका पैसा भी अटक सकता है. डू नॉट गाइड योर चिल्ड्रन और ट्रीट योर चिल्ड्रन all the time at home. Please send them to school. Why I am telling you कि हम लोग जानते हैं ABCD, लेकिन हम उन्हें स्कूल भेजेंगे जिससे कि वो एक सिस्टमेटिक और रेगुलर और डिसिप्लिन अप्रोच में अपनी स्टडी को करें. इन द सेम मैनर हमें पता है कि म्यूचुअल फंड क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लेकिन अगर आप रेगुलर और डिसिप्लिन्ड मैनर में उस मार्केट के साथ नहीं जुड़े हैं और फंड को नहीं पहचानते हैं कि वो पैसा फर्दर कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, तो प्लीज़ 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 अवॉइड इन्वेस्टिंग इनटू दिस मार्केट. एज यू नो म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आपको उस मार्केट के रिस्क को समझना चाहिए और बिल्कुल उस मार्केट में आप एंट्री करिए इफ़ यू आर रेगुलर टू इट एंड स्टडी वेल. अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर. So with all the best wishes, please play safe in any mutual fund or in market, because market is very much volatile. And if you want to open a demat account free of cost, I am providing you a link of 5paisa.com in description. You can click and open your free account with the lowest trade. So if you are dealing into that, enjoy that benefit as well. And आप बिल्कुल सिक्योर सेफ है आपका पैसा. डोंट वरी, सेबी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो आपका पैसा जैसे जैसे इन्वेस्टर्स का इन फंड में पैसा वापस आना शुरू होगा, वो अपने यूनिट होल्डर्स को वापस करना शुरू कर देंगे. टिल द टाइम रिलैक्स, हैव पेशेंस, डू नॉट पैनिक. दिस इज योर मनी सिक्योर्ड विद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, नॉट विद यू राइट नाउ ऑब्वियसली, बट यू विल गेट इट बैक. और ये डिसीज़न आपके फेवर में लिया गया है, और तो आप इस चीज़ को मान के चलें. थोड़े दिन बाद आप इस पैसे को यूटिलाइज कर पाएंगे, बिकॉज आपने थोड़ा सा एक गलती करी, आपने किसी से डिस्कस या नहीं किया और डायरेक्ट इस फंड में आप शायद एग्जिट की वजह से या टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से कि 3 साल रखना है उसकी वजह से अटक गए. तो कोई बात नहीं, लेट इज़ बेटर देन नेवर. अगर आप इस वैल्यू को समझ गए हो तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम डिस्कस जरूर करिएगा, चाहे वो इन्वेस्टर या डिसीजन मेकर या वेल्थ मैनेजर किसी भी कंपनी से क्यों ना हो. टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. प्लीज़ घर में रहिए, स्टे एट होम और सेफ रहिए. थैंक यू. कि हमने आपकी कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा. अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने नियर और डियर वन से इस चैनल को शेयर करें.